हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आईसीयू के हैं एनएबीएच के अकॉर्डिंग, जो मैंने पिछली बार पार्ट 1 में कवर किए थे। कुछ आई थिंक 7-8 पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था। जस्ट एक रिकैप दे रही हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंट्री गेट पे ही, आपकी नर्स पर पेशेंट रेशियो मेंटेन होनी चाहिए, और आपकी जो नर्सेज़ हैं वो ट्रेंड होनी चाहिए इंटेंसिव नर्सिंग केयर में, और आईसीयू में एक इंटेंसिविस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स थे जो मैंने पार्ट 1 में कवर किए थे एज़ पर एनएबीएच। तो आज मैं आपको पार्ट 2 में काफ़ी कुछ बताऊंगी, बाकी के जो कुछ पॉइंट्स थे वो। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग मेंबर्स बनेंगे अदर देन सिल्वर मेंबरशिप, उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक आप मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सकते हो, उसकी एक्सेस ले सकते हो, और साथ ही साथ में कुछ अलग सा कंटेंट मैं पोस्ट करती हूँ एनएबीएच के रिलेटेड और हेल्थ केयर से रिलेटेड। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, शार्ट आउट्स करती हूँ। तो जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए अलग से बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। तो आगे भी मैं मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगी, लेंदी वीडियोस होंगी जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो लोग भी मेंबर्स होंगे गोल्ड की एम लर्निंग मेंबरशिप और डायमंड मेंबरशिप जो लोग भी लेंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है गाइस, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछली बार जो हमने वीडियो एंड की थी वो एंड की थी आई थिंक एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया पे, कि नर्सेज़ को एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। ठीक है, कंसल्टेंट्स तो जानेंगे ही जानेंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि हमने एडमिट का क्या क्राइटेरिया बेसिकली आपका, और डिस्चार्ज का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, स्टेबल पेशेंट्स को आप कैसे डिस्चार्ज करेंगे, और पेशेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनको एडमिट कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये रिकैप का ही वीडियो में बता रही हूँ, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो हमारा 8वां पॉइंट ये है कि आपके जो भी देखिए आईसीयू में आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वेंटिलेटर, सीपैप वगैरह तो होते ही हैं। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ सेविंग, इनको हम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपके लाइफ सेविंग और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके वेंटिलेटर्स हो गए, बाईपैप हो गया, ठीक है, सीपैप हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ सेविंग हैं, और साथ ही साथ में ये आपकी मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये सॉरी डिवाइसेस नहीं, इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का पार्ट मिसिंग है या किसी कोई बीप दे रहा है। देखिए, जो अलर्ट्स हैं वो अगर आप इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स पढ़े होंगे तो उसमें आपका अलर्ट का भी एक पॉइंट है कि जो अलार्म्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी भी तरह का अलार्म हो। ठीक है, तो हो सकता है वेंटिलेटर आपका अलार्म दे रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का डिफ़ेक्ट या कोई भी डिफ़ॉल्ट हो उसको इमीडिएटली रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके पेशेंट सेफ्टी गोल्स में भी आते हैं, और ये क्वालिटी ऑफ केयर भी इससे पता चलती है आपकी। ठीक है, अगर आपके वेंटिलेटर ही वर्किंग कंडीशन में नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पेशेंट का क्या हाल होगा। तो इसीलिए एक तो इक्विपमेंट्स आपके वर्किंग कंडीशन में हो, और दूसरा जो है मीन्स इसी का ही पार्ट 1 में बता रही हूँ, जो आपका 8th पॉइंट है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें क्या है कि आपके पास आईसीयू में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, ये बेसिकली ये वैसे काम होता है बायोमेडिकल इंजीनियर का। तो बायोमेडिकल इंजीनियर अगर ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं आईसीयू में क्या पूरे हॉस्पिटल में इवन, तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी एक मास्टर शीट बना के रखें, जो आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो। ठीक है, अब इसके अलावा जो है वो हमारा पॉइंट है, जो भी आपके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं उनका आपके पास जो है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कैलिब्रेशन स्टेटस बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वैसे होते हैं जनरली देखा जाए तो मॉनिटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, बाईपैप, सीपैप, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, जो भी आपके क्रिटिकल एरिया में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके कैलिब्रेशन स्टेटस जो है वो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में उनके स्टिकर हों डन और ड्यू के। ठीक है, कि कब आपका डन हुआ है, कब ड्यू रहता है, उसके आपके पास कैलिब्रेशन जो स्टिकर्स हैं वो उसके ऊपर पेस्टेड हों। साथ ही साथ में आपके पास इसकी ट्रैकर शीट हो, एक मास्टर शीट हो। आई थिंक मैंने इस पे वीडियो बनाई है, अगर बनाई है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है कि मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि नहीं। ठीक है, बट आई थिंक मैंने ट्रैकर पे वीडियो बनाई है। ठीक है, अब वो एनएबीएच का ट्रैकर है या फिर
आपका बीएमई का ट्रैकर है वो मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, तो सॉरी गाइस, एक बार आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। इन केस आईसीयू में आपके बेड अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या करोगे, किस तरीके से पेशेंट का लोड मैनेज करोगे, तो उसकी पॉलिसी एक तो आपके पास अवेलेबल के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें, पढ़ें भी। ठीक है, इम्प्लीमेंट आप तब करेंगे जब आपके पास शॉर्टेज होगी बेड की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस नॉलेज। ठीक, ये जो चीज़ है, ये क्वालिटी बेसिकली यही चीज़ है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो और उसकी जो है नॉलेज हो बेसिकली। ठीक है, नॉलेज हो तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसीलिए आईसीयू में आपकी शॉर्टेज अगर होती है तो अपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उसका क्राइटेरिया, उसकी पॉलिसी आपके पास अवेलेबल हो, इम्प्लीमेंट हो और आपको पता हो। ठीक है, बेड शॉर्टेज की, स्टाफ को आपकी नॉलेज हो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में आता है, इसीलिए आईसीएन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आईसीएन जैसा बोलेगी आपने वैसा करना है, आपका आईसीयू जैसे बोलेगा वो आपने वैसा ही करना है। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, और नर्सिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको आपने फॉलो करना है। आपके सेफ्टी एडहेरेंस, अगर इन केस कोई चेकलिस्ट आपकी होती है तो आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर योर अवेयरनेस। साथ ही साथ में आपके जो आईसीयू नर्सेज़ हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आईसीयू नर्सेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैं आईसीयू की बात कर रही हूँ। ठीक है, पूरे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ। तो आईसीयू नर्स जो हैं उनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, वही जो आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल के, साथ ही साथ में उनको पता होने चाहिए केयर बंडल्स, क्योंकि आपके जो पेशेंट्स हैं वो बेड रिडन है, तो जब भी आप उनको साइड दिलवाएंगे तो प्रेशर सोर ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो केयर बंडल्स आपको पता होने चाहिए। फ्लेबाइटिस जो है वो कॉमन है, तो उसके बारे में भी कॉमन मीन्स अगर आपको अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं आती होंगी तो फ्लेबाइटिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो उसको मॉनिटर करना। अगर हो जाता है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आपको बेसिकली सारे केयर बंडल्स में आएंगे। एसएसआई, कोई भी पेशेंट है आपका सर्जरी होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, आईसीयू में मीन्स उसके बीच की बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, वो मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट आईसीयू की बात कर रही हूँ। तो आईसीयू में आपने सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को चेक करते रहना है। इन केस अगर कुछ होता है तो इन्फॉर्मेशन तो आपने देनी है सर्जन को, और साथ ही साथ आपने उसके केयर बंडल को भी मैनेज करना है जैसे आपके सर्जन बताते हैं। तो आईसीयू नर्सेज को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, इन्फेक्शन कंट्रोल की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो पता होनी चाहिए, केयर बंडल्स जो है वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, वेंटिलेटर, जो पेशेंट है वैप जिनको हो जाता है वेंटिलेटर पे जो है बेसिकली, या जिनको कैथेटर लगा हुआ है, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, पोस्ट सर्जरी पेशेंट जो है उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टाफ को इंडिकेटर्स, आईसीयू की जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आईसीयू के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? रिटर्न टू आईसीयू विद इन 72 आवर्स। ठीक है, इस तरीके के कुछ इंडिकेटर्स हैं आईसीयू के रिलेटेड, ये जस्ट मैंने एक ही बताया है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इंडिकेटर्स में मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप क्वालिटी इंडिकेटर वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि क्वालिटी इंडिकेटर्स जो आईसीयू स्पेसिफिक हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रिटर्न टू आईसीयू विद इन 72 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके की, और उसकी केयर कैसे करनी है। अगर पेशेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, आप 72 आवर्स के बाद पेशेंट जो है वो आईसीयू में फिर से आ चुका है। ठीक है, क्या मीन्स उसके क्या रिमार्क्स होंगे कि आप क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हो, क्या आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। ठीक, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ज़्यादा वास्ट नॉलेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडिकेटर्स की भी। ठीक है, कि आपने केयर कैसे करनी है और मेजर कैसे करना है इन क्वालिटी इंडिकेटर्स को। एक आपके आईसीयू स्टाफ को पता होना चाहिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, जिसके बारे में मैं फ़िलहाल लास्ट में ही आपसे डिस्कस कर रही हूँ, एंड ऑफ लाइफ केयर। क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल एरियाज़ हैं, तो देर आर चांसेस कि इस तरीके के जो सिचुएशन आते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। तो बेसिकली एंड ऑफ लाइफ केयर की पॉलिसी के बारे में आपको पता हो और किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि इन केस कोई पर्सन जो है जैसे मीन्स नहीं रहता है, तो आपने उसको प्राइवेसी उसकी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, उसकी केयर कैसे करनी है, जो डेड बॉडी होती है उसकी आप केयर कैसे करेंगे वो भी आपको पता हो कि एक प्राइवेसी मेंटेन की जाती है उसके बारे में भी आपको पता हो, राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको पता हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप एनईबीएच की नज़र से देखें तो इतना पॉइंट्स काफ़ी हैं। इसकी एक चेकलिस्ट बनाएं सबसे पहले, तो इसमें चेक करें कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। इन केस नहीं है तो आप इनको डेवलप कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, वीडियोज़ में बना के डालूँगी कि आपने ये पॉलिसी क्या होती है या क्या पॉलिसी होती है, ठीक है, पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाती है और इंडिकेटर्स कैसे मेजर किए जाते हैं। ये सारी वीडियोज़ जो है वो मेरी अवेलेबल हैं, धीरे धीरे और भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो आप स्टिक कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और थैंक यू गाइज़, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।